रुख करते हैं मेरे सहयोगी राजीव रंजन का। राजीव, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस ने आज सत्याग्रह का आह्वान किया है। सत्याग्रह यानी सत्या का रास्ता, लेकिन अभी जो इस देश में सियासत हो रही है, राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उससे इस देश की राजनीति किस रास्ते पे चल पड़ी है? क्या 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या राहुल गांधी बनाम मोदी होगा, या राहुल गांधी उस पिक्चर में होंगे ही नहीं? क्योंकि अगर सजा कम नहीं हुई, अगर फैसले पे रोक नहीं लगी, तो राहुल गांधी तो वहां नहीं होंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने अगर राहत दी तो क्या यह जंग एक बार फिर 2024 में राहुल बनाम प्रधानमंत्री मोदी नजर आएगी? और दूसरी जो विपक्ष बिखरा हुआ है वो राहुल गांधी के मुद्दे पर अब एक होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप, जनमानस पे इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ा है? देखिए, पहली बात तो है कि राहुल गांधी की सदस्यता अदालत के फैसले के बाद गई, तो अदालत में अभी तक उनको अपील करने का 1 महीने का वक्त दिया गया था। 23 तारीख को फैसला आया, 3 दिन बीत गए और अदालत में अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। अपील हुई हो तो अलग बात है, या मंडे को हो। अदालत के फैसले को अदालती लड़ाई में तब्दील करने से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने इसको सियासत में तब्दील करने का फैसला किया और आप देख ही रहे हैं कि सियासत एकदम चरम पर है। और आज जो सत्याग्रह, संकल्प सत्याग्रह हो रहा है, इसके बाद जेल भरो और तमाम आंदोलन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के लोकसभा सदस्य रहे हैं, उनके मामले को देखें तो उनको इसी साल जनवरी में एक आपराधिक मामले में सज़ा 10 साल की सुनाई गई और उनकी सदस्यता चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, अपील की, तो उनकी सदस्यता पर, उनके सज़ा पर रोक लग गई। लेकिन तब तक इलेक्शन कमीशन ने उनकी खाली हुई सीट पर चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उस नोटिफिकेशन के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, लिहाजा उनकी सदस्यता बहाल हो गई। हालांकि 2 महीने हो चुके हैं, वो लोकसभा सचिवालय से कह रहे हैं उनकी सदस्यता बहाल की जाए, और वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये लोकसभा सचिवालय जितनी तेज़ी से सदस्यता रद्द करता है उतनी तेज़ी से बहाल नहीं कर रहा है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जबकि मुझे अदालत ने राहत दे दी। तो ये रास्ता राहुल गांधी के पास भी सामने बचा हुआ है। अब अदालत से वो अपनी ऊपरी अदालत से लड़ाई लड़ सकते हैं और वहाँ पर राहत पाने के बजाय सियासत पर कांग्रेस पार्टी ने अपना फैसला किया है। देखिए, एक बात जो राहुल गांधी या विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है, या विपक्ष की जो तात्कालिक प्रतिक्रिया आपको राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दी है, तो आप देखिए कि टीएमसी के एक मंत्री, टीएमसी सरकार के एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं। अगर आप एनसीपी के नेता को देखिए तो उनके भी उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे नेता जेल में हैं। अगर आप शिवसेना को देखें तो उनके राज्यसभा मेंबर संजय राउत जेल जा चुके हैं, जेल जाके आ चुके हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो अब्दुल्ला आजम और आजम खान के बारे में आपको पता ही है। अगर आप केजरीवाल को देखें तो उनके 2 मंत्री जेल में हैं, जो अब मंत्री नहीं है, 2 नेता जेल में। तो अगर आप आरजेडी को देखें तो लालू प्रसाद यादव का मामला और सीबीआई ईडी का मामला आप देख ही रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां वो हैं जिनके नेता जेल की शिक्षों के पीछे पिछले साल 2 साल में अंतर गए हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार या दूसरे तरह के आरोप लगे हैं जिसमें जेल में है। राहुल गांधी का मामला अलग है कि ये आपराधिक मानहानि का मुकदमा है और उनके बयानों के आधार पर उनको सजा हुई है। तो अब चूंकि विपक्ष ये बार बार अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से स्टेट लेवल पे अपनी बात कह रही थी कि विरोधियों को बीजेपी छोड़ती नहीं है और विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अब राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो वो सारी के सारी पार्टियां एक अपने आप को उसी से जोड़ करके कि इसी तरह की कार्रवाई से हम भी ग्रसित हैं और अपने आप को एक दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन 2024 तक विपक्षी एकता राहुल गांधी के इस मसले से स्थापित हो पाएगी, और क्या पूरा विपक्ष 543 सीटों पर या अधिकतम सीटों पर अपना एक एक कैंडिडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ देगा, इसमें मुझे बहुत संशय है। और ये मुझे तात्कालिक प्रतिक्रिया दिखाई देती है, तात्कालिक एकता दिखाई देती है। देखिए, एक सबसे बड़ी वजह यह है रवि, हिंदुस्तान की राजनीति को समझने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत बड़ा सैंपल है। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने वहां तय कर रखा है कि लोकसभा में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी
और जिस तरह से राहुल गांधी सावरकर को लेकर बयान दे रहे हैं, अगर आपने कल सामना का संपादकीय पढ़ा हो तो उनकी नाराजगी स्पष्ट दिखती है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ के प्रति, कि जब वो सावरकर को लेकर के इस तरह का, कल भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा सरनेम सावरकर नहीं है, गांधी है, गांधी किसी से माफी नहीं मांगता है। तो बार बार देखिए, महाराष्ट्र प्राइड भी सावरकर के साथ जुड़ा हुआ है। शिवसेना सावरकर की इस तरह से आलोचना, इस तरह से निंदा ही नहीं बल्कि एक तरह से जिस तरह के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसे में ये जो महाविकास आघाड़ी है महाराष्ट्र में, वो बड़ा उसमें दरार पड़ने की संभावना दिखाई पड़ती है। जब आप सावरकर पर इतना एग्रेसिव अप्रोच रखेंगे तो आपके साथ शिवसेना कितने दिन तक खड़ी रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप देश भर की विपक्षी एकता की बात छोड़ दीजिए, जो मॉडल बना हुआ है महाराष्ट्र में विपक्षी एकता का, वो कांग्रेस और शिवसेना के बीच कब तक बना रहेगा, अगर यही राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का रवैया रहा, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अटैक नहीं देखा है। अभी कर्नाटक के चुनाव मुझे लगता है कि 24 घंटे, 48 घंटे, 100 घंटे, एक हफ्ते में घोषित हो जाएंगे। और जो पहली ही रैली होगी, चूंकि कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस का आमना सामना होगा, और अगर राहुल गांधी ने अपील की और तब तक उनको राहत मिली या जो कुछ भी हुआ, अब आप देखिएगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक रैली में जाएंगे तो ये जितना कुछ हो रहा है इसको लेकर के उनका क्या आक्रामक रवैया रहता है। तीसरी बात यह है कि जहां तक अदानी का मामला है, अदानी का मामला 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को कमेटी है, 60 दिनों में उसको अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन एक मजेदार बात है कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ता टीवी पे आके अभी ही कहने लगे हैं कि अडानी की जांच के लिए जो कमेटी बनी है वो एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस है। अभी यहीं तक रुके हैं, कहीं रिपोर्ट आने के बाद ये न कहने लगे कि ये एंटी नेशनल भी है। ठीक है, साफ तौर से देखना ये सीधा, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उसमें एसबीआई के चेयरमैन भी है। ठीक है राजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।